आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सांसद कौशल किशोर की, जिन्होंने एक बार फिर से सीएम योगी को पत्र लिख दिया है, जिसमें बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और बैंक मित्रों को कोविड-19 वैक्सीनेशन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। बैंकों को कोरोना काल में आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखने की भी मांग है। कौशल किशोर की मांग है कि केंद्र बैंक कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में रखा जाए। इस पत्र में लिखा गया है कि बैंक कर्मचारी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हुए हैं, तो वहीं कई कर्मचारियों की कोरोना से मौत भी हुई है। इसके साथ ही ये भी मांग है कि बैंक कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण की सुविधा मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार पर सख्त टिप्पणी की। गांव में बेकाबू होते कोरोना को लेकर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि छोटे शहरों और गांवों के हालात भगवान भरोसे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के मुताबिक गांव में टेस्टिंग बढ़ी है और हालात को काबू करने की कोशिश जारी है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है और कहा है कि अदालत की कठोर टिप्पणी के बाद तो राज्य सरकार को जागना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिखावटी दौरों से कुछ नहीं होने वाला। प्रदेश के मुखिया की ये कल की तस्वीर है, जब सीएम योगी खुद गांव पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे कोरोना पर अपडेट ले रहे हैं। आए थे, सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए, ठीक है। सीएम जब से कोरोना निगेटिव हुए हैं, वो लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। अभी तक वो 10 मंडल के करीब 40 शहरों का दौरा कर चुके हैं। यही वजह है कि उनकी चेकिंग का असर जिलों और गांव में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों के मुकाबले आज सबसे कम कोरोना केस सामने आए हैं। यूपी में आज 8,737 कोरोना के नए मामले मिले, तो कल यानी 17 मई को 9,391 केस दर्ज किए गए, जबकि परसों यानी 16 मई को 10,682 संक्रमण के केस थे। गांव में काबू होते कोरोना का असर इन आंकड़ों से भी समझिए। यूपी में अब तक करीब 4.5 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए, जिसमें से 2 करोड़ 32 लाख टेस्ट सिर्फ ग्रामीण इलाकों में किए गए। इस वक्त प्रदेश में कुल 70,000 से अधिक निगरानी समितियां गांव में एक्टिव हैं, जो घूम घूम कर कोरोना संक्रमितों की पहचान कर रही हैं। हालांकि कुछ जिलों में प्रशासन की लापरवाही भी दिख रही है, जिसके चलते ज्यादातर गांव में हालात बेकाबू हैं। यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने प्रदेश के मेडिकल सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई है और कहा कि छोटे शहरों और गांवों के हालात भगवान भरोसे ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गोरखपुर में ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एमफोनेकस को ब्लैक में बेचने वाले दुकानदार और एक दवा कंपनी के एमआर को पुलिस ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना पर गोरखपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने पहले अपनी टीम के एक सदस्य को दुकान पर भेजा। दुकानदार ने उसे इंजेक्शन 3686 रुपए का दिया, जो कि एमआरपी से कई गुना है। आपको बता दें कि पूरी तरीके से जाल बिछाकर इस कालाबाजारी को रोकने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई थी और अब जब ब्लैक फंगस लोगों की जान ले रहा है, ब्लैक फंगस अब लोगों को डरा रहा है, तो ब्लैक फंगस से निजात दिलाने वाला जो इंजेक्शन है वो भी अब मार्केट से गायब हो गया है और कालाबाजारी इसको लेकर की जा रही है। द्वारा टीम के माध्यम से आज इस इंजेक्शन को खरीदने के लिए जिस व्यक्ति को बताया गया था कि ये बेच रहा है, उससे संपर्क किया गया, तो उसने बताया कि उसके यहाँ इंजेक्शन है और जो इंजेक्शन जिसकी एमआरपी लगभग 3700 रुपये है, उसको 19,000 रुपये में देने की उसने बात की। तो इसी क्रम में मेरी टीम द्वारा उनको सीओ कैंट के ऑफिस के पास गोलघर में इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा गया है और उन्होंने जो एक बीच का आदमी था जो वहाँ पे अपने आप को एमआर बता रहा है एक मेडिकल कंपनी का, तो उसने ये माना कि हाँ वो ज़्यादा रेट पे इंजेक्शन को बेच रहा था। तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम और जो और ड्रग विभाग की टीम है वो इसके पूरा तार जोड़ रही है कि कहाँ से इंजेक्शन कैसे सप्लाई हुआ है और इन्होंने किससे खरीदा है।
अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली धनराशि आवंटित करें, जिससे कि वो लोग अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ लोगों को दूसरी सुविधा भी मुहैया करवा पाएं। बसपा सांसद ने केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि चलो कोरोना महामारी के बहाने ही सही, सरकार देश की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में तो लगी हुई है, और जहां तक लोगों की सहायता की बात है तो सरकार के पास तो कुछ है नहीं, वो तो जनता के पैसे से CSR फंड से ही ये सब कर पा रहे हैं। देखा है कि कैसा वैक्सीनेशन ड्राइव कैसा चल रहा है और क्या और आवश्यकता है इसको अपग्रेड करने के लिए, ये सब यहाँ जानकारी ली गई है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का जो है बात हो गई है, CSR फंड के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा तो आने वाले वक्त में और अच्छा रहेगा कि अगर ICU एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा जब ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना की दूसरी लहर में ड्यूटी करते हुए तमाम पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए। राजधानी लखनऊ में अकेले 170 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए, और उस दौरान जब अस्पतालों में बेड की कमी थी तब लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में इन पुलिसकर्मियों के लिए L1 श्रेणी का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जहां पर हल्के लक्षण वाले पुलिसकर्मी भर्ती किए जाते हैं। यहां तकरीबन 30 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वहीं इन्हें भोजन और दवाएं भी यहां फ्री मुहैया कराई जा रही हैं। कोरोना की जब सेकेंड वेव आई तो उसने सबसे ज़्यादा लोगों को संक्रमित किया और फिर जिम्मेदारी पुलिस पर आई भीड़ को रोकने की, जो कोरोना कर्फ्यू उसको लागू कराने की, और यही वजह रही कि लखनऊ की अगर बात करें तो तकरीबन 170 के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं वो संक्रमित हुए और उनमें से ज़्यादातर लोग ठीक भी हो गए। हम आपको लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में लेकर आए हैं और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कैसे पुलिसकर्मियों के लिए ये जो L1 आइसोलेशन वार्ड है ये विशेष तौर पर तैयार किया गया है रिजर्व पुलिस लाइन के भीतर। और यहाँ आप देखिए जो पुलिसकर्मी हैं जिनमें कुछ पॉजिटिव हैं वो इस आइसोलेशन वार्ड में हैं, और यहाँ दो विशेष तौर पर सहायक लगाया गया है, PPE किट के साथ वो मौजूद है। दिया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिख रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ SM कासिम साहब हैं जो इस रेंज में DCP के तौर पर तैनात हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो आप लोगों ने व्यवस्था की है इसके पीछे क्या उद्देश्य और कुल कितने बेड यहाँ L1 आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हैं? जी हाँ, ये रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में जब ये कोविड जब ये अपने पीक पर था उस समय ये महसूस किया गया, ज़रूरत हुई कि यहाँ पर भी इस तरह का एक फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर कि पुलिसकर्मी यहाँ पर आकर के अपने आप को आइसोलेट कर सकें। आपने सुना क्या कहना है जो पुलिस अधिकारी हैं, साफ तौर पर कासिम साहब का कहना है कि ये बेसिकली L1 आइसोलेशन वार्ड जैसे हैं, यानी कोई भी पुलिसकर्मी जिसे सिम्टम्स आ रहे हैं वो पहले इस तरफ आता है, जो इनके दो सेपरेट वार्ड अलग अलग बनाए हैं, और जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है उसे फिर यहाँ पर जो फैसिलिटी है, चाहे वो दवाओं की बात हो चाहे वो खाने की बात हो, और यहाँ पर विशेषता ये है कि जो जिस तरीके से बड़े अस्पतालों में जो डाइट फॉलो होती है कोविड पेशेंट के लिए, वही डाइट यहाँ पर इन पेशेंट को भी दी जा रही है, और अब परिवार भी चिंता रहित रहे कि उन्हें कैसे कब बेहतर इलाज मिल पाएगा। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, दिगंगा, लखनऊ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 राज्यों के 46 DM से संवाद किया। कोरोना पर PM मोदी ने जिला अधिकारियों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM मोदी ने संवाद किया और कहा कि हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। जब आपका अपना जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा।
वहीं लखनऊ के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी मौजूद रहे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे के बाद लखनऊ वापस लौटे तो वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाओं को देखा। वहां जो लोग वैक्सीनेट होने के लिए पहुंचे थे उनसे भी मुख्यमंत्री बात करते नजर आए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ राजनेताओं के अजीबोगरीब बयानों का सिलसिला अभी भी जारी है और इसी कड़ी में मेरठ में अब शंख की ध्वनि और हवन के धुएं से कोरोना संक्रमण को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। मेरठ के भाजपा नेता ने हनुमान चालीसा का पाठ करके हवन का धुआं मलिन बस्ती में घुमाया। साथ ही दावा किया कि शंख की ध्वनि से वायुमंडल में फैला वायरस खत्म हो जाएगा। भाजपा नेता गोपाल शर्मा ने खुद ही हवन सामग्री का धुआं मलिन बस्ती में घुमाते हुए खुद का ही वीडियो वायरल किया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए तथा वायुमंडल में फैले हुए हानिकारक वायरस को समाप्त करने के लिए हवन सामग्री के साथ देसी गाय के गोबर के बने उपले, देसी गाय का घी, आम की लकड़ी, लौभान, कपूर आदि को मिलाकर हमने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ मेरठ के नई बस्ती व शिवपुरम की गलियों में हवन सामग्री की धुनी को वायुमंडल में फैलाया ताकि वायुमंडल का शुद्धिकरण हो, हानिकारक वायरस समाप्त हो, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़े। और हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए साथ में किया क्योंकि हनुमान जी संकटों का विनाश करने वाले हैं और इस कोरोना महामारी से, इस कोरोना वायरस से निश्चित रूप से हनुमान जी हमें निजात दिलाएंगे। हरदोई में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसके शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाई। ऐसे में परिवार वाले शव को पैदल ही ले जाते नजर आए और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें लोग शव को पैदल ही अस्पताल से ले जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सफाई है कि मृतक के परिवार वालों की तरफ से वाहन की मांग की ही नहीं गई थी। पास जो कोविड केयर सेंटर से फ़ोन आया था कि ऐसा कोई मरीज है, उसको आप दिखवा लीजिए। मैंने दिखवाने के लिए उसको फ़ोन किया था। उस समय मुझे बताया गया था कि ये मरीज़ यहाँ पर एक्सपायर कर चुका है। तो मैंने उसको जो है लोगों से कहा कि अगर एक्सपायर कर चुका है तो उसकी डेड बॉडी पैक कर दीजिए। ये बॉडी को पैक किया गया है उसमें जो डेड बॉडी बैग होता है, लेकिन इसके परिवारीजनों ने जो है किसी एम्बुलेंस की मांग नहीं की है। ये अपने आप इसको उठा के ले जा रहे हैं। ये ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है। यहाँ पर जो है हमारे पास एम्बुलेंस है, जब कोई कॉल करता है तो उससे हम बागपत के खेकड़ा कोविड-19 अस्पताल में कर्मचारियों की अनदेखी के कारण आज 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों के शव बदल गए, जिसमें झुंडपुर गांव के व्यक्ति के शव का पाली गांव के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। झुंडपुर गांव के लोग शव लेने पहुंचे तो वहां उन्हें दूसरा शव दे दिया गया, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद दूसरे गांव का भी पाली गांव के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। तय हुआ कि झुंडपुर गांव के लोग अपने शव की अस्थियां पाली गांव से ले जाएंगे। उन्होंने फोन को बची गए थे मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के ताऊ के बेटे जितेंद्र बालियान की कोरोना महामारी से मौत हो गई। जितेंद्र बालियान पिछले लगभग 10 दिनों से कोरोना संक्रमित थे, जिनका ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने के कारण आज अचानक जितेंद्र बालियान का निधन हो गया। जितेंद्र बालियान इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने गांव कुटबी से प्रधानी का चुनाव जीतकर गांव के प्रधान भी चुने गए थे। पंचायत चुनाव में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत उनके परिवार के कई लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे।
संगम नगरी प्रयागराज में गंगा समेत दूसरी नदियों के किनारों पर शवों को दफनाने पर लगाई गई पाबंदी का पहले ही दिन जबरदस्त असर देखने को मिला। प्रशासन की सख्ती और मुस्तैदी के चलते ज्यादातर घाटों पर आज किसी भी शव को नहीं दफनाया गया। आज पहले दिन मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस प्रशासन, राजस्व की टीमें लगातार घाटों की गश्त करती रहीं। जो लोग शवों को दफनाने के लिए आए उन्हें समझा बुझाकर दाह संस्कार के लिए तैयार किया गया। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों ने कुछ एतराज जरूर जताया, लेकिन बाद में उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। देखिए, एक यहाँ पर एक सामाजिक जागरूकता है तथा एक यहाँ पर एक कमेटी गठन किया गया और लोगों के बीच में जागरूक कर यहाँ का पंडा समाज, उन लोगों ने शपथ लिया गंगा जी के सामने कि कोई भी लाश को हम यहाँ पर फेंकने नहीं देंगे, गंगा जी न दफनाने देंगे। तो उसका बहुत प्रभाव, जो भी व्यक्ति आता है उनको समझाया था तो वो समझ जाते हैं। यहाँ लकड़ी भी ज़्यादा महंगी नहीं, लकड़ी भी पर्याप्त है, तो ये अपना यहाँ पर लोग जला लेते हैं, क्रियाकर्म करते हैं, लोग स्नान करते हैं, फिर चले जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में एबीपी गंगा चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद यहां जो सरकारी अमला है वो हरकत में आया है और उसने नदियों के किनारे शवों को दफनाए जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। आज इस पाबंदी का पहला दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर घाट पर। प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर यह घाट है। धार्मिक मान्यताओं की वजह से रोजाना यहाँ बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें देखिए कि पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जो है गंगा नदी के तट पर शवों को दफना दिया है और ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि हिंदू परंपराओं के मुताबिक छोटे बच्चों का, सन्यासियों का या अकाल मृत्यु का शिकार करने वालों को इस तरह से दफनाए जाने की पुरानी परंपरा रही है। लेकिन पहले जो है यहाँ पर इक्का दुक्का शव ही दफनाए जाते थे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में बहुत बड़ी संख्या में, यानी गंगा नदी के तट पर आप जिधर निगाह डालेंगे दूर तक आपको इसी तरह से कब्र बनी हुई नजर आएगी। बड़ी संख्या में शवों को दफनाया गया है। एबीपी गंगा चैनल ने जब प्रमुखता से इस खबर को दिखाया तो प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और आज इस पाबंदी के पहले दिन की हम बात करें तो जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यहाँ मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, इसके साथ साथ पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है। जो स्थानीय पंडा हैं, पुरोहित हैं और जो स्थानीय नागरिक हैं वो भी लोगों को समझा बुझा रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज पहले दिन जबरदस्त असर देखने को मिला है। पहले दिन जो है कोई भी शव दफनाया नहीं गया है और इसे एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जा सकता है। प्रशासन का कहना है कि अगर परंपरा के मुताबिक कोई दफनाना भी चाहता है तो वो नदी के किनारे कब्र ना बनाए, बल्कि दूर जाकर के कहीं खेतों में, बगीचे में या ग्राम समाज की जमीन पर दफना सकता है शवों को। तो ये आज पहले दिन जो है वो एक बड़ा असर देखने को मिला है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां रामनगर के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने पीपी मोड में चल रहे सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई खामियां मिली, जिसे लेकर बंशीधर भगत ने अस्पताल के संचालक को बुला लिया और मामले पर जवाब मांगा। लेकिन मंत्री के सवालों का जवाब देने की बजाय वो बहस करने लगे। हद तो तब हो गई जब अस्पताल संचालक ने ये तक कह दिया कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो आपसे खड़े होकर बात करूँ। इस बात पर मंत्री जी का भी पारा चढ़ गया और फिर उन्होंने भी अस्पताल संचालक को फटकार लगा दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मंत्री के सवाल पूछने पर भी इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। अभी गया हूँ 2 मिनट पहले, सुबह से पेशेंट ही देख रहा हूँ। आपके आदमी ने बताया हमको कि आप कार्यालय में। जी, मैं कार्यालय में भी गया था, गया था। पहले तो ये कहा कि तबियत खराब है। किसने बोला? लाइसेंस पर सर देखिए, मैं इस तरीके से बात नहीं करूँगा कि आप मेरे को खड़े होकर बात करवाएं। मैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। अपराधी हैं आप, तो आपका इसके अंदर से ये आप ठेकेदार में सरकार बैठी है, क्यों नहीं हो आप ठेकेदार हैं? आप ठेकेदार में क्या हो? एक सेकंड, आपको चीजें क्लियर करना चाहते हैं, बताइए। मैं इस तरीके से नहीं करूँगा। किस तरीके से करेंगे, समझ में आ जाए हमारे? नहीं, आप किस तरीके से करेंगे आपके बता रहे हैं। बैंक का ये है, आपने मेरे को लेटर दे दिया, मैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। कोविड वैक्सीनेशन इसमें चल रहा था अभी तक। कि विधायक जी ने मेरे यहाँ की स्थिति के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये अस्पताल की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा मैं आता हूँ।
तो आज मैंने देखा सबसे पहले ब्लड बैंक जो 2007 में यहाँ स्वीकृत हो गया था वो अभी तक खुला नहीं है, एक बहुत बड़ी खेत का विषय, जबकि 3 महीने पहले उसका लाइसेंस भी इनको मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है। तो आज मोब के जो यहाँ पर सबसे सीनियर्स लोग हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम इसको चालू कर देंगे। ये कोविड सेंटर बनने जा रहा है तो उसके लिए 100 बेडों की तैयारी हो रही है, पाइपलाइनें बिछ रही हैं। इन्होंने कहा कि 5 दिन में ये काम फुल हो जाएगा। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव में पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण, खांसी और बुखार का प्रकोप जारी है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में 30 से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और अब गांव की सुध लेने पहुंचा है। आपको बता दें कि देहात क्षेत्र के कई गांव खांसी और बुखार की चपेट में हैं, लेकिन गांव को भगवान भरोसे छोड़ा गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि अब तक 19 लोगों की मौत हुई है। गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। जो पॉजिटिव जो अभी आए हैं उनके भौगोलिक स्प्रेड के अनुसार, भौगोलिक फैलाव के अनुसार एरिया का मैपिंग करते हुए कंटेनमेंट बनाया गया है। उसमें जो कंटेनमेंट के सभी रूल्स हैं वो लागू रहेंगे। प्रयास ये किया जा रहा है कि मैक्सिमम प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करते हुए उनकी सैम्पलिंग करा ली जाए। आज भी सैम्पलिंग टीम मौके पर है, 2 टीम्स लगी हुई हैं। कोरोना महामारी में हरिद्वार महाकुंभ की रौनक काफी कम नजर आई। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये कुंभ की अवधि की गई थी, लेकिन जूना अग्नि अखाड़े की तरफ से आज कुंभ मेले के लिए स्थापित की गई धर्म ध्वजा को उतारा गया। आज से विधिवत रूप से जूना और अग्नि अखाड़े ने कुंभ का समापन कर दिया। धर्म ध्वजा की स्थापना अखाड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसी कारण धर्म ध्वजा को उतारने का भी एक अलग ही विधान होता है। और कढ़ी पकौड़े के भोजन के साथ आज जूना और अग्नि ने कुंभ मेले का समापन कर दिया। ये हमारा जो पंच है खेड़ामड़ी और बरेली में जाके, बरेली में जो बनखंडीनाथ महादेव है वहाँ जाके स्थापित हो जाएगा। तो ये विभिन्न श्रीमेन जो पूरे देश में भ्रमण करते हैं, रमते मंच सभी जगह जाते हैं। वहाँ तो ये जकीरा बोलते हैं इसको, सारे जो है जितना जकीरा होता है, जो हमारा जो निशान होते हैं, देवता है, बाला है, गुरु महाराज के चरण पादुका वगैरह है, सारी चीज़ें जो है, तो वो पंच जहाँ रहता है उनके साथ में रहता है। पंच के जो है 4 श्रीमेंत होते हैं, 4 अष्टकोशल मेंत, कारोबारी वगैरह, ये सब मिला के जो है 17 सदस्य जो है इनके अंदर एक मड़ी के होते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।